हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एसआई और एसआई के अलावा संविदा के एग्जाम्स हो, सीटेट की एग्ज़ाम हो या इसके अलावा और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आजकल हिंदी पूछी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली। अब पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली किसे कहते हैं, तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि हम देखते हैं कि प्रशासन में तो ये जो शब्दावली होती है इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इनका प्रयोग शब्द प्रशासन में किया जाता है। आम बोलचाल में इन शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे सरकारी विभागों में या सरकारी कार्यालयों में इन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि जिस विभाग में आप कार्य करेंगे तो उस क्षेत्र में स्पेशल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी आम बोलचाल की भाषा से अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पारिभाषिक शब्दावली होती है इनका प्रयोग प्रशासन में किया जाता है। इसके बाद जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, है ना, सरकारी विभाग या जो सरकारी कार्यालय होते हैं, तो सरकारी कार्यालयों में या सरकारी विभागों में इन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं किया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ या इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली जो आपको याद रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें तो पहला शब्द आता है यहाँ पर विजिलेंस। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है यहाँ पर, विजिलेंस। और विजिलेंस का अर्थ क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है सतर्कता। ये विजिलेंस का अर्थ होता है फ्रेंड। फिर इसके बाद में ऐसे ही दूसरा शब्द आता है यहाँ पर प्रॉपर चैनल। तो प्रॉपर चैनल का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उचित माध्यम। इसको क्या कहा जाता है, उचित माध्यम इसे कहा जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो सरकारी विभागों में या सरकारी कार्यालयों में जितने भी कार्य होते हैं सब उचित माध्यम के द्वारा होते हैं या थ्रू प्रॉपर चैनल के तहत कार्य किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन का हिंदी अर्थ होता है प्रावधान, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, तो पब्लिक का अर्थ होता है सार्वजनिक और अकाउंट का मतलब होता है खाता। तो हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, इसका अर्थ हो जाता है सार्वजनिक खाता, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है पब्लिक बॉडी। तो पब्लिक का मतलब होता है सरकारी या सार्वजनिक और बॉडी का मतलब कोई भी एक निकाय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पब्लिक बॉडी का यहाँ पर हिंदी अर्थ हो जाता है सार्वजनिक निकाय। ठीक है, सार्वजनिक निकाय। अब सार्वजनिक निकाय का मतलब क्या है, तो सार्वजनिक निकाय का मतलब होता है कि सरकारी संगठन। तो कोई सा भी सरकारी संगठन उसको हम कहते हैं पब्लिक बॉडी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पब्लिक फंड। तो पब्लिक फंड का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है सार्वजनिक निधि। क्या हो जाता है, सार्वजनिक निधि, ये आपको ध्यान रखना होगा। और निधि का अर्थ क्या होता है, तो कोष, सरकार का खजाना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी को हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो एग्जाम्स होती है वो 2 फेज में 2 चरणों में कंडक्ट होती है। ठीक है, तो जो पहली एग्जाम होती है उसको प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कहते हैं। जैसे यूपीएस अपना यूपीपीएससी हो, मध्य प्रदेश पीएससी, एमपी पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, ये जितने भी आयोग होते हैं इनके द्वारा प्रीलिम्स मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रिलिमिनरी का अर्थ क्या हो गया फ्रेंड, प्रारंभिक। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रीमाइसेस। तो जो प्रीमाइसेस होता है इसका हिंदी अर्थ हो जाता है परिसर, ये आपको ध्यान रखना होगा, परिसर। फिर इसके बाद में अगला शब्द आता है यहाँ पर प्रीजम्पशन। तो प्रीजम्पशन का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, इसका हिंदी अर्थ होता है अनुमान,
ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो एक इंग्लिश का शब्द आपको दिया जाएगा, उसका हिंदी अर्थ बताना है, और एक हिंदी शब्द दिया जाएगा, आपको उसका इंग्लिश में बताना होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड। तो देखिए इसमें जो प्रिजम्पशन होता है, तो प्रिजम्पशन का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है अनुमान। क्या अर्थ हो जाता है इसका? अनुमान। फिर इसके बाद में अगला शब्द आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होगा? योग्यता। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन शब्द होता है इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका हिंदी अर्थ होता है योग्यता। तो जब आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो जो कोई भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, तो उस गवर्नमेंट की वैकेंसी में क्वालिफिकेशन की मांग की जाती है, तो आप क्वालिफिकेशन भरते हैं फॉर्म में, आप देखा होगा। तो क्वालिफिकेशन का हिंदी अर्थ होता क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है योग्यता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है अहरक। क्या हो जाएगा? अहरक। या हम इसको सरल भाषा में ये भी याद रख सकते हैं कि अहर्ता प्राप्त। अहर्ता प्राप्त मतलब जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जब आप कोई सी भी एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में पास होते हैं, तो उसे कहा जाता है क्वालिफाइंग। मतलब आप अहरक हो चुके हैं, आप योग्य हो चुके हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य ये इसका हिंदी अर्थ होता है। तो प्रधान आचार्य इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप। ठीक है, प्रधान आचार्य, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कोरम। तो कोरम का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? इसका हिंदी अर्थ होता है गणपूर्ति। ठीक है, जैसे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले कोरम का पूरा होना जरूरी होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका कोरम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम होता है वह 1/10 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कोरम का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड? गणपूर्ति हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है को वारंटो। तो को वारंटो का हिंदी अर्थ होता है अधिकार पृच्छा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिकार पृच्छा। ये अधिकार पृच्छा का हिंदी अर्थ क्या होता है? और तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए यहाँ पर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? तो प्रोसीजर का हिंदी अर्थ होता है प्रक्रिया। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रोसीजर शब्द होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो ये आपको बताना होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड इसमें आगे, तो अगला आ जाता है इसमें प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अर्थ होता है शिष्टाचार। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें अगला शब्द आता है प्रोक्योर। जो प्रोक्योर होता है इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है खरीद। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? खरीद या परिश्रम से प्राप्त, ये इसका अर्थ होता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है प्रोफिशिएंसी, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रवीणता। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रवीणता या दक्षता, ये इसका हिंदी अर्थ होता है प्रोफिशिएंसी का। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें अगला जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है इसका हिंदी अर्थ होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है नोट शीट। तो जो नोट शीट होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इसका हिंदी अर्थ होता है टीप। तो टीप पत्र इसको कहते हैं या इसको टिप्पणी पत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको टिप्पणी पत्र भी कहा जाता है। अब ये टिप्पणी पत्र होता क्या है? तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी सरकारी ऑफिस में जो भी बड़ा अधिकारी होता है, तो अधिकारी कभी पूरी फाइल नहीं पढ़ता है। ठीक है, वह तो क्या पढ़ता है? सिर्फ ये जो नोट लिखा रहता है, जो नोट शीट लिखी रहती है, सिर्फ ये पढ़ता है। ठीक है, तो उसमें जो भी मेन हेडिंग होगी सिर्फ उस मेन हेडिंग को पढ़ता है अधिकारी, न कि पूरी फाइल को पढ़ता है।
तो उसे कहते हैं अपन नोट शीट। तो सिर्फ नोट शीट उसको पढ़ता है अधिकारी, ये आपको ध्यान रखना होगा, जिसको टीप पत्र भी कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है न्यूमरल्स, ठीक है। और जो न्यूमरल्स होता है इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है संख्यांक, ठीक है। संख्यांक या जो अंकों का होता है उसको अपन कहते हैं न्यूमरल्स। फिर इसके बाद में ओथ ऑफ ऑफिस, तो ओथ ऑफ ऑफिस ये इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो इसका हिंदी अर्थ आपको ध्यान रखना है पद की शपथ। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाता है पद की शपथ, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला शब्द आता है ऑफिशियल। और जो ऑफिशियल शब्द होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कार्यालय। क्या होता है, कार्यालय। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें तो अगला शब्द आता है ऑफिशियल ड्यूटी। तो ऑफिशियल ड्यूटी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका दो अर्थ होता है, एक तो हो जाएगा कार्यालयी कार्य, या हम इसको और भी दूसरे अर्थों में याद रख सकते हैं, जैसे सरकारी कार्य, सरकारी कार्य, या इसको सरकारी कर्तव्य भी हम कहते हैं, ठीक है, या कार्यालयी कर्तव्य, ये भी इसको कहा जाता है कार्यालयी कर्तव्य। तो ये इतने इसके अर्थ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कार्यालयी कर्तव्य, सरकारी कार्य या कार्यालयी कार्य, ये इसके अर्थ होते हैं ऑफिशियल ड्यूटी के। इसके बाद फिर अगला आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, तो माइग्रेशन का हिंदी अर्थ होता है प्रवास। इसका हिंदी अर्थ हो जाता है प्रवास, ये आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला शब्द आता है ट्रांजैक्शन। और जो ट्रांजैक्शन होता है तो आपके अकाउंट में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद फिर इसका एक और अर्थ होता है, तो ट्रांजैक्शन का अर्थ एक तो संचालन होता है और दूसरा अर्थ लेन देन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन का एक अर्थ क्या हो जाता है संचालन, और इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, दूसरा अर्थ होता है लेन देन। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो संचालन होता है और दूसरा ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन के दो अर्थ, एक तो संचालन होता है और दूसरा क्या हो जाएगा लेन देन। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपने देखा होगा इंग्लिश में तो ट्रांजैक्शन लिखा आता है, लेकिन हिंदी में आप उसमें या तो संचालन लिखा हुआ देखेंगे एटीएम मशीन में, या फिर लेन देन लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला शब्द आता है यहाँ पर अनस्टार्ड। तो अनस्टार का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अतारांकित। ये आपको ध्यान रखना होगा, अतारांकित। तो स्टार और अनस्टार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब सदन की कार्रवाई होती है तब। फिर इसके बाद में अगला देखिए यहाँ पर ट्रिब्यूनल। अगला शब्द आता है ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है अधिकरण। इसका अर्थ हो जाता है अधिकरण हो जाएगा, या इसी को हम न्यायाधिकरण भी कहते हैं, प्राधिकरण भी कहते हैं। ये इसके अर्थ होते हैं ट्रिब्यूनल के, जो आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला शब्द आता है ट्रस्ट। और जो ट्रस्ट होता है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो ट्रस्ट का हिंदी अर्थ आपको ध्यान रखना होगा न्यास। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, तो इसको हिंदी में न्यास कहते हैं। और इसी ट्रस्ट का मतलब विश्वास भी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला शब्द, अब अगला शब्द आ जाता है हिंदी का। तो अभी तक हमने जो बताएं आपको पारिभाषिक शब्दावली में या तकनीकी शब्दावली में, ये इंग्लिश से हिंदी में इनका अर्थ बताया था। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो हिंदी से आपको इंग्लिश में बताना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही हिंदी से फिर इंग्लिश में, तो जो इंग्लिश हिंदी का शब्द है निरीक्षक, तो निरीक्षक को इंग्लिश में कहा जाता है इंस्पेक्टर। तो जब सिलेक्शन होता है आप लोगों का, तो जब एसआई में आपका सिलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद आप बनेंगे इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जो एसआई की वैकेंसी आती है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहती है, उसमें 2 स्टार होते हैं। और जब इंस्पेक्टर बनता है आप, या फिर प्रमोशन के द्वारा आप बनते हैं, तो 3 स्टार बनते हैं, 3 स्टार लगते हैं आपके कंधे पर, तो उसको कहते हैं निरीक्षक या इंस्पेक्टर। तो जो निरीक्षण करने वाला होता है उसे हम निरीक्षक कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंस्पेक्टर कहा जाता है,
क्या कहा जाएगा? इंस्पेक्टर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो निरीक्षक होता है तो निरीक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंस्पेक्टर। फिर इसके बाद में अगला वर्ड आता है संसद। तो संसद को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी संसद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, संसद। तो संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है और हमारे भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला शब्द आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून है उनको लागू करने का कार्य करती है। तो संसद कानून बनाती है या विधि बनाने का कार्य करती है और जो हमारी कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका उससे लागू करने का कार्य करती है। तो कार्यपालिका क्या करती है? लागू करने का कार्य करती है। तो कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगला शब्द देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इसमें आ जाता है विधायिका। विधायिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव। तो संसद को ही विधायिका कहते हैं, ठीक है। तो जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, विधि बनाने वाली संस्था होती है, उसको हम कहते हैं विधायिका। तो हमारे भारत में केंद्र के स्तर पर विधायिका संसद को कहते हैं और राज्यों के स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो विधायिका को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव, मतलब कानून बनाने वाली संस्था। फिर इसके बाद में अगला जाता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को इंग्लिश में कहा जाता है ज्यूडिशरी। क्या कहा जाता है इसे? ज्यूडिशरी। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? तो संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जो विधि बनाई जाती है, उसकी जांच करने का काम हमारी न्यायपालिका करती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड, गवर्नर। फिर इसके बाद में अगला जाता है वैधानिक। तो वैधानिक को इंग्लिश में कहा जाता है लीगल, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे कई जगह वैधानिक चेतावनी लिखी हुई रहती है कि अगर आप इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन आप पर लिया जाता है। तो लीगल का हिंदी अर्थ होता है वैधानिक, या वैधानिक को इंग्लिश में कहते हैं लीगल, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला शब्द आता है नौकरशाही। तो नौकरशाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, ये आपको ध्यान रखना होगा, ब्यूरोक्रेसी। अब ये ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, किसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही किसे कहते हैं? तो हमारे जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो सरकारी अधिकारी जितने भी हैं, एसपी हो, इसके अलावा फिर हमारे इधर ये कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, इनको हम नौकरशाह कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उसको हम कहते हैं नौकरशाही। तो नौकरशाही को इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें प्रतिषेध। तो प्रतिषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध मतलब रोकना। फिर इसके बाद में अगला जाता है प्रेषक। जो प्रेषक होता है तो प्रेषक को हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? तो देखिए कि जो प्रेषक होता है तो प्रेषक को इंग्लिश में हम सेंडर भी कहते हैं और फ्रॉम भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला वर्ड क्या है इसके लिए? तो इसके लिए सेंडर भी होता है और फ्रॉम भी होता है। तो आपने देखा होगा कि सरकारी विभागों में जितने भी कार्य करते हैं और जो भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा कोई भी पत्र भेजा जाता है तो वह क्या कहलाता है? सेंडर या फ्रॉम कहलाता है। तो आपने भी पत्र लिखा होगा, तो जब आप पत्र लिखते हैं तो आप प्रेषक हैं, तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम, ठीक है। और जिसको हम भेजते हैं तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? टू, ये देखा होगा आपने, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो सेंडर मतलब प्रेषक को हम सेंडर भी कहते हैं और फ्रॉम भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके बाद फिर
अगला देखिए, इसमें अगला वर्ड आता है हिंदी का न्यायपीठ। तो न्यायपीठ को हिंदी में क्या कहते हैं? जस्टिस बेंच कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जस्टिस बेंच। ठीक है, जस्टिस बेंच। तो हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में और इसके बाद में उत्तर प्रदेश में तो जितने भी न्यायालय होते हैं, तो जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं, उन उच्च न्यायालयों की एक खंडपीठ होती है, न्यायपीठ होती है। जैसे मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की हम बात करें तो इसकी दो खंडपीठ होती है, न्यायपीठ होती है। एक तो होती है इंदौर और दूसरी होती है ग्वालियर। ठीक है, तो ऐसे जितने भी राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं तो इनकी खंडपीठ या न्यायपीठ होती है जो उसी के बिहाफ में कार्य करती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो जस्टिस बेंच इसको इंग्लिश में कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है मौलिक या आधारभूत। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल। क्या कहा जाता है इसको? फंडामेंटल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है तदनुसार। तो तद अनुसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना होगा अकॉर्डिंगली। क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंगली। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तदनुसार शब्द होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ऐसे ही लेखा। और जो लेखा शब्द होता है तो लेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है जवाबदेही। तो जवाबदेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा, इसको इंग्लिश में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी या हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। तो जब आप सरकारी विभागों में कार्य करेंगे, सरकारी कार्यालय में कार्य करेंगे, तो किसी भी कार्य के प्रति आपको जवाबदेही निभाना पड़ता है। मतलब जो भी कार्य आपको सौंपा जाएगा उसका जवाब आपको अपने उच्च अधिकारी को देना होता है। ठीक है, आपको जवाबदेही पूर्ण कार्य करना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ता है। जो भी आप कार्य करेंगे उसका जवाब आपको उच्च अधिकारी को देना पड़ेगा। तो इसे ही हम कहते हैं जवाबदेही। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है यथार्थता या शुद्धता। तो इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है एक्यूरेसी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एक्यूरेसी, इसी को हम सत्यता, यथार्थता या शुद्धता भी कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तदर्थ। तो तदर्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो तदर्थ को इंग्लिश में कहा जाता है एडहॉक। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है स्थगित। तो स्थगित के लिए एक वर्ड होता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, एडजर्न। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजर्न कहते हैं स्थगित को। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें वित्त। अब वित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे फाइनेंशियल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंस कहते हैं। जो वित्त होता है इसको इंग्लिश में फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस। और अगर वित्तीय होगा तो वित्तीय के लिए फिर फाइनेंशियल शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जो वित्त होता है इसके लिए फाइनेंस शब्द का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला शब्द आ जाता है प्रशासन। तो प्रशासन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रशासन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और प्रशासन का अर्थ क्या होता है? तो प्रबंध करना, व्यवस्था करना, देखभाल करना, ये प्रशासन का अर्थ होता है। फिर इसके बाद में अगला शब्द आता है यहाँ पर प्रस्ताव। तो प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक शब्द आपको ध्यान रखना होगा, प्रपोजल। क्या होता है? प्रपोजल। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है प्रतिबंध। तो प्रतिबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसके लिए इंग्लिश में शब्द होता है रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है घूस। तो घूस या रिश्वत, तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम सरकारी कार्यालयों में कार्य करवाने के लिए जाते हैं तो कर्मचारी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा कुछ पैसे की मांग की जाती है, तो उसको हम रिश्वत कहते हैं या घूस कहते हैं। इसके बाद फिर
तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है रिश्वत को? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्राइब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला शब्द आता है इसमें मूल वेतन, सॉरी अगला शब्द है प्रसारण। तो प्रसारण के लिए इंग्लिश में एक शब्द होता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, तो ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है तो उसको इंग्लिश में हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इसके बाद फिर अगला शब्द आता है मूल वेतन। तो मूल वेतन के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, बेसिक पे। ठीक है, इसके लिए शब्द होता है बेसिक पे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है संशोधन। तो संशोधन के लिए इंग्लिश में शब्द याद रखें आप, तो संशोधन का मतलब होता है सुधार करना। तो सरकार के द्वारा या पुराने समय में हम देखते हैं कि कुछ कानून बनाए गए थे तो उसमें समय के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संशोधन या अमेंडमेंट। तो संशोधन को इंग्लिश में कहा जाता है अमेंडमेंट, यह आपको याद रखना होगा, मतलब सुधार या संशोधन। फिर इसके बाद में अगला आता है परिपत्र। तो परिपत्र के लिए इंग्लिश में वर्ड आप याद रखें, सर्कुलर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलर। इसके बाद फिर अगला आ जाता है परिपत्र के बाद में अधिसूचना। अधिसूचना यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी विभागों के द्वारा ही जारी की जाती है, सरकार के द्वारा ही अधिसूचना जारी की जाती है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अधिसूचना जारी नहीं कर सकता, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद में लास्ट शब्द इसमें आता है अधिसूचना के बाद में अनुमोदन। तो अनुमोदन का मतलब क्या होता है? पास करना, पारित करना। ठीक है, तो फिर इसका एक इंग्लिश वर्ड आपको याद रखना होगा अनुमोदन का, अप्रूवल। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में अप्रूवल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो एग्जाम में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक इंग्लिश का शब्द होगा, वो आपको हिंदी में उसका अर्थ बताना होगा। एक हिंदी का शब्द होगा, उसका आपको इंग्लिश में अर्थ बताना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है फ्रेंड। तब तक के लिए नमस्कार।